बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 11 जुलाई 2024 के डॉन एडिटोरियल्स को एनालाइज करेंगे। और उस सिलसिले में पहला है पॉपुलेशन क्राइसिस। पॉपुलेशन क्राइसिस बेसिकली जो यूनाइटेड नेशंस का वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है उसके हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन सामने आई, जिसकी बेस पे हमारे एडिटर ने इसके ऊपर ये हमारे सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स और हमारे सामने अपना एनालिसिस रखा है। इस हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान दुनिया की पांचवी बड़ी नेशन है। दूसरे लफ्ज़ों में पांचवा बड़ा आबादी वाला मुल्क है। पाकिस्तान से बड़े सिर्फ चार ही मुल्क हैं, और पाकिस्तान उनके बाद पांचवा बड़ा आबादी वाला मुल्क है। और पांचवा बड़ा आबादी वाला मुल्क हमारा जो है पाकिस्तान, ये रकबे के लिहाज से पांचवा बड़ा नहीं है। बहुत बड़े बड़े इससे मुल्क मौजूद हैं, लेकिन आबादी के लिहाज से हम पांचवें बड़े हैं। और 24 करोड़ लोग, 240 मिलियन लोग जो हैं वो अ, हमारे आबादी में शामिल हैं। लेकिन अब इससे आगे, अब ये 24 मिलियन तो डॉक्यूमेंटेड है ना, 24 करोड़ तो, लेकिन असल में तो ये बात इससे आगे बढ़ चुकी है। और यूनाइटेड नेशंस कहता है कि अगर इसी तरह से ये सूरत हाल चलती रही तो 2030 तक हमारी आबादी जो है वो 263 मिलियन, यानी कि 26 करोड़ 30 लाख के करीब पहुंच जाएगी, जो कि अगेन बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन होगी। तो क्या ये हमें लगता है कि कोई इस चीज़ को रोका जा सकता है? तो सामने जो नज़र आ रही है चीज़ के रोका नहीं जा सकता। और असल चीज़ ये है, आबादी का बढ़ना असल चीज़ नहीं है, बल्कि असल चीज़ ये है कि क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि हम इस बढ़ती हुई आबादी को जो है वो फीड कर सकते हैं और इनकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। इनकी लग्जरीज और बड़े अच्छे अच्छे लाइफस्टाइल ये तो बाद की बात है ना, लेकिन क्या इनकी बुनियादी ज़रूरियात हम पूरी कर सकते हैं? तो आंसर है नो। ऐसा नहीं है कि हम आबादी की ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। हमारे सामने सारी सूरत हाल है। इस हवाले से हमें अपनी नेबरहुड में से काफ़ी सारी एग्जांपल्स मिल जाएंगी कि जिन्होंने अपनी आबादी पे कंट्रोल करके अपने रिसोर्सेज को पॉजिटिवली यूटिलाइज अपनी आबादी को पॉजिटिवली यूटिलाइज करना सीखा है। सबसे बड़ी एग्जांपल चाइना की है, जो कि यहाँ पे चाइना का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन नेबरिंग नेबरिंग कंट्री कह के बात की गई है। चाइना ने 1985 में वन फैमिली वन चाइल्ड की पॉलिसी रखी थी, जो कि 2015 में टू टू चिल्ड्रन इन अ फैमिली की पॉलिसी पे कन्वर्ट हो गया। और उन्होंने बड़ा इफेक्टिवली इस चीज़ को यूज़ किया। अब इस बात के लिए हमारे यहाँ कुछ लोग, पढ़े लिखे लोग, कहते हैं कि जी ये तो असल में हमारी जो एक मुस्लिम स्टेट का वो जो है, तो उसमें हमारे जो क्लर्जीमैन हैं वो हमारा साथ नहीं देते, वो इस्लाम की आड़ लेते हैं और वो कहते हैं जी कि आबादी को रोकना नहीं चाहिए और फलां फलां। अब इस तरह की सूरत हाल में अब इस तरह की सूरत हाल में अगर देखा जाए तो हमारे पास तीन एग्जांपल्स, बड़ी अच्छी एग्जांपल्स हैं, ईरान, टर्की और बांग्लादेश की। ये तीनों मुस्लिम मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट्स हैं, और इन्होंने अपने बड़े अच्छे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चला के लोगों को इस बात पे कायल किया कि हमें उतनी ही आबादी रखनी चाहिए जितनी कि हम अब उसको अच्छे तरीके से फीड कर सकें और उनको उनकी ज़िंदगी की सारी सहूलियात दे सकें। असल में ये वो कंट्रीज हैं, मतलब टर्की है, ईरान है, बांग्लादेश है, ये वो कंट्रीज हैं, ये वो नेशंस हैं कि जिनकी स्टेट अपने शहरियों को ओन करती है और शहरी अपनी स्टेट को ओन करते हैं। ठीक है। इसलिए स्टेट हमेशा वो पॉलिसीज बनाती है जो कि शहरियों के फायदे में हो, और शहरी उसको समझ के उसके ट्रू स्पिरिट के साथ उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि स्टेट अथॉरिटीज की जो पॉलिसीज हैं उनके सही रिजल्ट्स निकल सकें। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि अभी तक, मतलब ऐसे आपको बहुत सारे, मैं तो कहता हूँ मेजोरिटी, आप सर्वे करें आपको ऐसे मेजोरिटी लोग मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि जी स्टेट की पॉलिसीज हमारे हक में नहीं है।
तो जब लोगों को पहले से पता है कि स्टेट की पॉलिसीज हमारे हक में नहीं है, तो अगर कोई स्टेट ऐसी पॉलिसी बनाती है कि जिसमें वाकई वो उनके हक में भी होगी, तो उनको नजर नहीं आएगी कि वो हक में है। आप पोलियो वैक्सीनेशन देख लो कि किस तरह से पोलियो के बारे में प्रोपोगंडा किया जाता रहा, और अनपढ़ तो अनपढ़, पढ़े लिखे तबके में भी बहुत सारी बातें की जाती हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि लोगों को स्टेट के ऊपर एतबार नहीं है, एतमाद नहीं है कि ये हमारे लिए जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। ठीक है। तो फिर दूसरी साइड पे लोग कैसे सही बातों को भी फेवर करेंगे, कहीं कैसे सही बातों को भी फॉलो करेंगे? क्योंकि जब उनको ये पता है, और वाकई बहुत सारी स्टेट की ऐसी पॉलिसीज हैं जो कि नजर आती हैं कि वो टैक्स बढ़ते जा रहे हैं, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, और उधर से करप्शन भी बढ़ती जा रही है। कभी किसी कंट्री में, कभी पनामा लीक्स निकल आती हैं, कभी दुबई लीक्स निकल आती हैं हमारे, कभी विकी लीक्स निकल आती हैं हमारे लोगों की। इतनी हैवी प्रॉपर्टीज हैं जो कि दूसरे कंट्रीज में पड़ी हुई हैं, और किसी को पाकिस्तान की तो परवाह नहीं है। तो इस वजह से फिर ना ये जो गैप है पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की स्टेट में, स्टेट अथॉरिटीज में, ये जो सोच का गैप है, ये हमारे इस मसले को बढ़ा ही जा रहा है, और ये मसला बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि हमने पॉपुलेशन कंट्रोल की जो और पॉपुलेशन प्लानिंग की जो पॉलिसीज शुरू की थी, वो 1960 में शुरू की थी पाकिस्तान में, जबकि बांग्लादेश बना भी नहीं था। और बांग्लादेश हमारे से टूट के अलग हो के बन के उसने अपना कंट्रोल भी कर लिया सारा मामला, और बड़े उसमें अपने रिसोर्सेज के मुताबिक रहना सीख लिया उन्होंने। लेकिन हमारे यहाँ अभी तक वही वाले सारे मामला चल रहे हैं जो पहले चल रहे थे। तो इसलिए अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि स्टेट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, उलमा को, ट्राइबल एल्डर्स को, और कम्युनिटी लीडर्स को, और स्पेशली पॉलिटिकल लीडर्स को इस बात का जो है ना वो यकीन दिलाया जाए कि पॉपुलेशन कंट्रोल हमारे हक में है और ये होनी चाहिए। पॉपुलेशन जितनी कंट्रोल में होगी, उतना हम अपने रिसोर्सेज को सही तौर पर यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो उसके बाद अ, इसमें क्या है कि लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको भी एक प्रॉपर पॉलिसी देने की ज़रूरत है, और उसके मुताबिक चलने की ज़रूरत है। ठीक है। फिर उसके बाद पॉपुलेशन की बेस पे एक बड़ा फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए। ये दो सतहों पे चीज़ है। मैं आपको जो बताता हूँ कि जो राइटर ने लिखा है वो भी, और प्लस अपना एनालिसिस भी, कि पहली बात तो ये है कि जो हमारा एनएफसी अवार्ड की एलोकेशन है प्रोविंसेस को, जो पैसा जाता है फेडरल की तरफ से, वो पॉपुलेशन की बेस पे जाता है। यानी कि जो जिस सूबे की पॉपुलेशन ज्यादा है उधर ज्यादा जाता है, जिसकी पॉपुलेशन कम है उसकी तरफ कम जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि लोग जो हैं वो इस चीज की तरफ सोचेंगे, मतलब स्पेशली प्रोविंसेस, कि आबादी ज्यादा होगी तो आगे चल के एनएफसी वार्ड में पैसा भी ज्यादा मिलेगा, तो इसलिए आबादी कंट्रोल करने की क्या जरूरत है। दूसरी बात ये है कि ये जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ये ज्यादातर तो वही हैं जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, और उनकी अपने अपने इलाके में इतना हैवी किस्म का इन्फ्लुएंस है कि उनके इलाके के लोग जो हैं वो किसी और को वोट नहीं देते, उन्हीं को वोट देते हैं। ठीक है। तो फिर वो चाहते हैं कि हाँ ठीक है, आबादी ज्यादा से ज्यादा हो तो आगे से आने वाली नस्लें जो हैं वो हमें ज्यादा से ज्यादा वोटर ही हमारे लिए पैदा करेंगी ना। तो इसलिए करके भी वो इस पे काम नहीं होने देते। तो इसलिए हमारा राइटर कहता है कि एनएफसी अवार्ड का जो पॉपुलेशन बेस्ड फॉर्मूला है, इसको भी रिकॉन्सिडर होना चाहिए। और अगर ये रिकॉन्सिडर होगा तो ही प्रोविंशियल गवर्नमेंट का फोकस इस चीज़ के ऊपर जाएगा, अदरवाइज नहीं जा सकता। अच्छा, अब इसमें अगर हम देखें तो सवियरली एक एडवर्ब है जिसको अब यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद सगेशियस का मतलब अक्लमंदाना एडजेक्टिव है।
ये भी आप ज़रूर यूज़ करें। अनवेवरिंग, पुख्ता, पक्का, ये भी आप ज़रूर यूज़ करें। रैम्पेंट का मतलब रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई, आम, कॉमन, हर तरफ, वाइड स्प्रेड। चलिए आगे चलते हैं जी। सेकंड वाला है टैक्सिंग एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को पे टैक्स लगाना, बेसिकली ये जो गवर्नमेंट ने अपना कमिटमेंट शो की है कि वो टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है वो बढ़ाएंगे, और जो अभी 9.5% है टैक्स टू जीडीपी रेशो, इसको 13% तक लेके जाएंगे। ये एक बहुत अच्छी बात है। और 3 इयर्स में 3 इयर्स में मतलब अगर वो ये काम करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को लेके चलते हैं, तो आईएमएफ की तरफ से उन्हें एक और बेल आउट पैकेज मिलेगा। और वो बेल आउट पैकेज जो है वो बेल आउट पैकेज उन्हें पाकिस्तान को इकोनॉमिक मेल्टडाउन से बचा सकता है। अदरवाइज तो हम इसके लिए आगे नहीं चल सकते। अब बात यह है कि हमारा राइटर ये कहता है कि पाकिस्तान का जो अगर देखा जाए तो पेशों के लिहाज से हमारा जो बेसिकली एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो पेशों के लिहाज से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड हैं किसी ना किसी वे में, और एग्रीकल्चर के ऊपर ही टैक्स नहीं है, एग्जेम्पशन है। ठीक है। और जो टैक्स छोटा मोटा थोड़ा बहुत कलेक्ट होता है वो प्रोविंशियल लेवल पे होता है, फेडरल लेवल पे नहीं होता, जिसकी वजह से क्योंकि टैक्स नहीं है, इसलिए हुकूमत का एग्रीकल्चर की तरफ फोकस भी नहीं है। इसलिए किसानों का एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के ऊपर फोकस नहीं है। एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स होगा तो क्या होगा कि किसान जो है वो अपने आप को मॉडर्नाइज करने की तरफ जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन की तरफ जाएंगे। अब क्या है कि हमारा किसान जो है उसको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, हमारा किसान पढ़ा लिखा नहीं है ज़्यादातर, और इसकी वजह से कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं आती और हमारी प्रोडक्शन बहुत कम है। ज़मीन जितना कुछ हमें दे सकती है उतना कुछ हम उससे ले नहीं पाते। तो उसकी एक वजह ये भी है कि टैक्स कम है एग्रीकल्चर के ऊपर, और टैक्स कम होने की वजह वजह से इसमें इंसेंटिव भी पैदा नहीं होता। ठीक है ना। आप देखें ना, पढ़े लिखे जब अनपढ़ फैमिलीज देखती हैं कि पढ़े लिखे लोग आगे से आगे ज्यादा तरक्की करते जा रहे हैं, तो वो अपनी फैमिलीज को पढ़ने की तरफ लाते हैं। इंसेंटिव होता है ना, हालांकि वो बड़ी मुश्किल से इस तरफ आ रहे होते हैं। तो इसी तरह से जब उनको ये पता चलेगा कि हमें गवर्नमेंट को इतना टैक्स देना है, तो वो ज्यादा से ज्यादा कमाने की भी कोशिश करेंगे, और इस ज्यादा कमाने के चक्कर में वो अपनी चीजों को मॉडर्नाइज करेंगे। ठीक है। अच्छा, और दूसरी जो सबसे बड़ी रीजन है इस चीज की वो ये है कि ये प्रोविंशियल लेवल पे कलेक्ट किया जाता है टैक्स एग्रीकल्चर के ऊपर। और जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, चूंकि वो सारे वही एग्रीकल्चर सेक्टर में हैं, तो वो ये होने नहीं देते कि एग्रीकल्चर के ऊपर बाकायदा टैक्स लगे। तो जब तक फेडरल लेवल पे एग्रीकल्चर का टैक्स नहीं लगेगा और अ, जो है अपना एफबीआर इसको प्रॉपर टैक्स की रेशो के मुताबिक इसको एलोकेट नहीं करेगा, तब तक ना हमारा एग्रीकल्चर का सेक्टर ठीक हो सकता है, और ना हमारा ओवरऑल टैक्स रेवेन्यू बढ़ सकता है, और ना ओवरऑल इकोनॉमी हमारी ठीक हो सकती है। तो इसलिए इसके ऊपर काम करना चाहिए। और जाहिर है कि इस सब के लिए किसानों को सहूलियात भी देनी पड़ेंगी। किसानों को गवर्नमेंट की तरफ से दो बातें तो लाजमी करनी पड़ेंगी। एक तो मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के ऊपर उन्हें गाइडलाइंस देनी पड़ेंगी कि वो क्या उगाएं, कैसे अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएं। और दूसरी बात, उन्हें सहूलियात देनी पड़ेंगी, उन्हें कर्जे देने पड़ेंगे, उन्हें टैक्स फ्री मतलब कुछ ऐसे एरियाज जो होंगे जो कि कम प्रोडक्शन वाले होंगे, उनको थोड़ा सा इंसेंटिव देने के लिए कुछ टैक्स फ्री चीज़ें भी की जा सकती हैं। कुछ ऐसा काम किया जा सकता है कि जिससे इंसेंटिव मिले। असल तो चीज़ है कि प्रोडक्शन बढ़ाना और एग्रीकल्चर को इस काबिल बनाना कि टैक्स वो दे सकें, और जब वो टैक्स दे सकेंगे तो फिर उनसे टैक्स लेके मुल्क पे खर्च करना, ये इस वक्त असल टारगेट होना चाहिए इस हवाले से। अच्छा, तो इसमें परसिस्टेंटली, मुस्तकिल मिजाजी से, ये एक अच्छा वर्ड है इसके लिए। और फिर उसके बाद एक्यूमुलेट, ये भी आपको यूज़ करना चाहिए। अनसस्टेनेबली, गैर मुस्तहकम तौर पर, ये जो वर्ड्स हैं, अबिस्मली, गैर मामूली तौर पर, खौफनाक तौर पर, बहुत ज़्यादा टेरिबली भी इसके लिए कहा जा सकता है।
आगे थर्ड है जी नेग्लिजेंस ऑफ PHOTA, फहोचा पहोचा या फोटा जो भी आप इसको कह लें। पाकिस्तान ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी जो है उसका कोई हेड ही नहीं है पिछले 3 साल से। उसका जो करंट DG है वो भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल का है, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट का है। तो इसलिए एक ईवल सिस्टम चलता जा रहा है और गवर्नमेंट का बिल्कुल फोकस इस चीज़ पे नहीं है। स्पेशली पंजाब गवर्नमेंट की बात हो रही है कि पंजाब गवर्नमेंट का फोकस इस चीज़ पे नहीं है कि वो इस इदारे को सही तौर पर चलाए, क्योंकि गवर्नमेंट के बहुत सारे अरकान इसमें खुद गैर कानूनी तौर पर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सॉरी, जो ऑर्गन ट्रैफिकिंग होती है उसके अंदर बहुत सारे गवर्नमेंट के खुद लोग मुलविस हैं। तो इसलिए फिर इसके ऊपर कोई काम नहीं किया जाता। मतलब DG ही सारे मामलात को देख रहा है, इसका चेयरमैन इस अथॉरिटी का लगाया नहीं जा रहा। ठीक है। और पिछले मतलब 6 कंसेक्टिव टर्म्स जो हैं वो डायरेक्टर जो DG है वो ले चुका है, और ज़ाहिर है पॉलिटिकल बेस पे ही ले चुका है। और वो जो ये जो अथॉरिटी जब बनी थी इसके एक्ट की खिलाफ वर्जी है कि कोई बंदा 6 कंसेक्टिव टर्म्स के लिए इसी सीट पे बैठा हुआ है। तो असल इस पूरे एडिटोरियल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये जो अथॉरिटी है इसका प्रॉपर हेड आना चाहिए और उसको प्रॉपरली काम करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त इस अथॉरिटी में सवाए इसके कि ये बजट के ऊपर बोझ है, कोई काम नहीं हो रहा और ह्यूमन ह्यूमन ऑर्गन्स की ट्रैफिकिंग उसी तरह से हो रही है। इसका प्रॉपर हेड लगा के गवर्नमेंट को इसके ऊपर काम करना चाहिए। और गवर्नमेंट जाहिर है इसके ऊपर इमरजेंसी बेसिस पे काम करेगी तो ये इदारा सही तौर पर काम कर सकता है, अदरवाइज तो लोग इसी तरह से लुटते रहेंगे। जी, तो वायलेट का मतलब होता है खिलाफ वर्जी करना। इसके बाद एम्बोल्डन का मतलब हौसला अफजाई करना, इंकरेज। और फोर्टिफाई का मतलब मजबूत बनाना। ये आपको कुछ वर्ड्स हैं जो ज़रूर आपको अपनी वोकैबलरी में ऐड करने चाहिए। इसके साथ ही आज की डिस्कशन कंप्लीट करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।